सबके चाहते नेता, अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, आपके प्रिय सांसद आदरणीय राजाराम पाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और इस कार्यक्रम को संबोधित करने का काम करें। माननीय राजाराम पाल जी। आज इस अन्नाया की ऐतिहासिक धरती पर समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में पीडीए पंचायत में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित समाजवादी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय अरुण कुमार बबलू राजा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हमारे भाई आदरणीय अखिलेश कटियार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्यारेलाल कमल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रदेश सचिव आदरणीय लाखन सिंह यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष रहे प्रदेश सचिव आदरणीय वीर सेन यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह यादव जी, बंटे पाल जी जो प्रदेश सचिव हैं, हमारी महिला सभा की सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मीरा वर्मा जी, आदरणीय शेखू खान जी, आदरणीय शरद कश्यप जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मजदूर सभा के सम्मानित जिलाध्यक्ष हमारे सम्मानित साथी सर राम सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छोटे भाई और मंच का संचालन कर रहे हमारे पाल महासभा के जिलाध्यक्ष जिले के उपाध्यक्ष भाई अमर सिंह पाल जी, हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई रंजन पासवान जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई सौरभ यादव जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबके जाने पहचाने पूर्व जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के युवा नेता भाई सैलू सोनकर जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य भाई निखिल गौतम जी, आदरणीय कमलेश पाल जी, रामचंद्र यादव जी, रामू बाबा जी, रामशंकर प्रजापति कैप्टन साहब, हमारे रामाश्रय पाल जी, रविंदर पाल जी, मनबीर पाल एडवोकेट, इस कार्यक्रम को जिन्होंने सजाया है, संवारा है, जिनके प्रयास से ये कार्यक्रम कामयाब हुआ है, हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित कुंवर बाबू सिंह यादव जी, शोभित यादव जी, विवेक यादव जी, समाजसेवी छोटू यादव, पल्सर यादव, तन्नू शर्मा जी, टिल्लू गुप्ता जी, आशुतोष पाल जी, मनबीर पाल एडवोकेट जी, अवधेश पाल जी, लोहा सत्येंद्र यादव जी, तू यादव जी, अंशु पाल जी और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी आधी आबादी, हमारी मातृ शक्ति, इस क्षेत्र के सम्मानित पिता के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपके प्यारे जिला पंचायत सदस्य, इस कार्यक्रम के आयोजक युवा और मेधावी साथी भाई ज्ञान सिंह पाल उर्फ सीपू पाल को इस शानदार पीडीए पंचायत कराने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, और 12 बजे से लेके अब तक 4 बजने जा रहा है, पूरे धैर्य के साथ हमारी मां शक्ति बैठी है, सम्मानित क्षेत्र के लोग बैठे हैं, उन्हें मैं मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं उस शख्स को भी याद करना चाहता हूं, क्योंकि अन्नाया गांव की धरती है। यहाँ पर स्वर्गीय हमारे वरिष्ठ वक्ता महाराज सिंह यादव होते थे, जो हमारे बगल में बैठते थे। मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और कुछ बहुत सारी बातें समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बताई है, लेकिन मैं कुछ खास बातें आपसे करके आपको जल्दी छोड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर सुबह से धैर्य से बैठे हो तो हम भी कुछ बातें बताएंगे, उन पर चिंतन करना, मंथन करना, मनन करना, और जो आपने समय दिया है अगर उसको धरती पर उतारने का काम किया तो निश्चित तौर पे पीडीए पंचायत और माननीय अखिलेश यादव जी का अभियान निश्चित तौर पर 2027 में सफल होगा। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं, पीडीए का मतलब ये सारे जो पीड़ित हैं, कौन कौन पीड़ित नहीं है इन 10 सालों में, 11 सालों में, बारी बारी से हमें आपको बांट करके इनके हक अधिकार को छीना जा रहा है, उनके स्वाभिमान सम्मान को कुचला जा रहा है। हजारों साल तक इन्हें सताया गया, दबाया गया, तोड़ा गया है। उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था को आर्टिकल 15 में संविधान में समानता का अधिकार दे करके उस सीढ़ी नुमा व्यवस्था को बंद करके समानता का अधिकार देने का काम किया था। ये लोग सनातन की बात करते हैं। सनातन में सीढ़ी नुमा व्यवस्था थी, जो सबसे कठिन काम करता था उसकी सबसे पहले पायदान होता था, जो उससे कम मेहनत करता उससे ऊपर ऐसी सीढ़ी नुमा व्यवस्था बनाई गई थी। आज हम लोग जब बहुजन समाज पार्टी में जब कैडर देते थे तो दलित और पिछड़े और अगड़े और आगे लोगों को कहा करते थे। 3 मेढक की कहानी हम लोग बताया करते थे बसपा में। 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे हैं, तो जो सबसे ऊपर बैठा है वो जानते हो क्या कह रहा है? अरहम बम, बड़ी मजा है, आसमान दिख रहा है, खुली हवा चल रही है, बड़ी मजा है। तो तुम्हारा पिछड़ा समाज जो आदि से आबादी यहाँ बैठे हैं, ये जानते हो क्या कहते थे? कहते थे खुशी न गम, एक के ऊपर हम चढ़े तो एक हमारे ऊपर चढ़ा। तो दलित समाज का आदमी जो सबसे ज्यादा दबाया गया है, सबसे ज्यादा पिछाड़ा गया है, वो जानते हो क्या कहता था? नीचे वाला मेढक कहता था मरे तो हम। आज साथियों, बारी बारी से, और एक बात और आपको बता दूं, मुसलमान भाई जिन्हें अल्पसंख्यक कहते हो, उन्होंने इस सीढ़ी नुमा व्यवस्था के से उब करके, अगर सबसे बड़ा भारत में जितने मुसलमान हैं 90% मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन करने का काम किया है। 95% मुसलमान ओबीसी है, मालूम है कि नहीं मालूम? माताएं बैठी हैं। 95% शेखू खान का 1% है। 95% मुसलमान है, जिनका 27% आरक्षण में बाबा साहब अम्बेडकर ने नौकरियों में, पंचायतों में आरक्षण जिसकी वजह से मिल रहा है, वो सारे पिछड़े समाज के लोग। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ
इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आई है, वो झूठे नारों के साथ तो आई ही है। तब से न तो कोई नौकरी है, न किसानों के बारे में उन्हें चिंता है, न मजदूरों के बारे में चिंता है, न महिलाओं के बारे में चिंता है। वो तो केवल फूट डालो राज करो पे विश्वास करने वाले लोग हैं। तो उन्होंने सबसे पहला अगर हमला बोला है कहीं, तो शिक्षा पर हमला बोला है। कहाँ बोला है? इन 10-11 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा नीति बनाई है, उस शिक्षा नीति से दलित, पिछड़े और अकिलियत के लोग 90% लोगों को बाहर करने का काम कर दिया है। और आपको मालूम है जो स्कॉलरशिप मिलती थी दलितों को, पिछड़ों को, उस वक्त 90% स्कॉलरशिप खत्म करने का काम कर दिया है। सबसे पहला अगर हमला कोई बोला है तो माइनॉरिटी पे बोला है, क्वालिटी एजुकेशन पे बोला है। क्वालिटी एजुकेशन जानते हो कहाँ है? क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में है। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन है। आज भी क्राइस्टचर्च का अगर पढ़ा लिखा तुम्हारे इलाके में कोई लड़का हो, तो उसका कोई डीएवी और डीबीएस वाला लड़का मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए पहला हमला उन्होंने किया, क्रिश्चियन के चर्चों पे ईंटे पत्थर फेंके, मिशनरी स्कूलों में ईंटे पत्थर फेंके, पादरियों को थाने में बिठाया और जनता को कहा ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम हो पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी नंबर 1 है। पूरे देश के क्रिश्चियन शासकों ने कहा, आदरणीय मोदी जी, अगर भारत के चर्चों में, भारत के मिशनरी स्कूलों में अगर पत्थर न बंद हुए तो तुम्हारा जहाज भी विदेश उतरना बंद कर देगा। जब ये धमकी मिली तो चर्चों और स्कूलों में पत्थरबाजी बंद हुई। लेकिन हम सब भुलक्कड़ो, ये तो गांव के लोग हैं। यहाँ तक ना अखबार में आया, न टीवी में चला। जब क्रिश्चियन मिशनरी जो माइनॉरिटी में आते हैं, जब उनके ईंटे पत्थर चल रहे थे तो मुसलमान चुप थे, पिछड़े चुप थे, दलित चुप थे, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद दूसरा हमला हुआ। दूसरे नंबर की आबादी पूरी दुनिया में है, वो मुसलमान भाइयों की है। मुसलमानों पे तो लगातार बुलडोजर चल रहा है, उनके घर ढहाए जा रहे हैं, उन्हें आतंकित करने का काम किया जा रहा है, उनका बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। जब क्रिश्चियन पे हो रहा था तो मुसलमान को कोई लेना देना नहीं, अब मुसलमान पे हो रहा है तो दलित और पिछड़े। जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं मोदी ने देश बेच दिया हो, कोई बात नहीं, नौकरी नहीं दी थी, कोई बात नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन मुसलमानों को ठीक किया है। क्या भाई कहते हो कि नहीं कहते हो? भैया मुसलमानों ने क्या लिया है? अगर जम्मू पूर्व 18 में अगर पक्का घर बना के रह रहे हो और पंखा लगाए हो, फ्रिज लगाए हो और एसी अगर लगा हो, ससुराल में मिल गए हो, तो अगर कोई भी मिस्त्री ढूंढोगे तो मुसलमान के अलावा कोई हिंदू बनाने वाला, जो तुम्हारे साथ दिन रात मेहनत कर रहा है, जो तुम्हारा अंग है, जब उसके साथ अन्याय हो रहा है तो तुम प्रसन्न हो रहे हो। तीसरा हमला किसके ऊपर हुआ? तीसरा हमला 22% आबादी दलितों की है। कितनी आबादी है? 22%। दलित समाज को 1952 में एसटी एक्ट बनाया गया कि दलितों के साथ अगर अन्याय हो तो उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन मिले। तो साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए आदरणीय मोदी जी ने एससी एक्ट खत्म करा दिया। उन्हें पता था अगर सुप्रीम कोर्ट के जरिए एससी एक्ट खत्म होगा तो किसी दल के नेता की हैसियत नहीं होगी, कंटेम्प्ट के डर से कोई विरोध कर सके, और किसी नेता ने विरोध भी नहीं किया।
लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ दलित समाज की उन संस्थाओं को, प्राइवेट संस्थाएं जो कबीर के नाम पर, रविदास के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जो समितियां थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की परवाह किए बिना सुप्रीम कोर्ट की प्रतियां चौराहे पे जलाना शुरू कर दिया, ट्रेनें जलाना शुरू कर दिया, बसें जलाना शुरू कर दिया। 108 दलित समाज के लोग मारे गए। अखबार में आया, यहाँ दमोपुरवा कठारा नाया के दलितों को कुछ पता है कितने लोग मारे गए? 108 मारे गए। मोदी जी को लगा, हम तो समझे थे दलितों में करंट नहीं है, इनमें तो बड़ा जबरदस्त करंट है। तब उन्होंने पार्लियामेंट में वो स्टेट को रिवोल्ट करने का काम किया। ये गांव जानते हो कितना बड़ा था? इस गांव से नौकरियां खत्म कर दी, कोई बात नहीं, देश बेच दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर आधी से ज्यादा आबादी पिछड़े समाज की है। ये कहते भैया मोदी ने कुछ किया हो न किया हो, उन्हें दलित आए दिन लेके एप्लीकेशन थाने पहुंच जा रहा है, ऐसे निजात देने का काम किया तो पिछड़े भी मुरीद होते कि नहीं होते भाई? क्या भाई होते? जब क्रिश्चियन पे हो रहा था मुसलमान को लेना देना नहीं, मुसलमान पे हो रहा तो पिछड़ों दलित को कोई लेना देना नहीं। अब तुम्हारी बारी आई है। पिछड़ों के साथ क्या हुआ ये अभी तुम्हें नहीं पता है। अभी निकाय चुनाव हुए, रूरा नगर पंचायत, अकबरपुर नगर पंचायत और कानपुर में नगर निगम का चुनाव हुए कि नहीं हुए? उसमें हाईकोर्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया। जिस दिन पिछड़े के आरक्षण का जजमेंट आया, दैनिक जागरण के बड़े पत्रकार ने हमें टेलीफोन करके कहा, पाल साहब आप तो सपा के बड़े नेता हो, हाईकोर्ट ने कहा कि निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। हमने आपका क्या कहना है? हमने कहा मैं हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं और सरकार को चाहिए कि बिना विलंब किए 27% आरक्षण के बिना निकाय चुनाव करा दे, ताकि जो आधी से ज्यादा आबादी को हिंदू का बुखार चढ़ा है, ये पूरा बुखार उतर जाए। अगर सबसे ज्यादा हिंदू को वो बुखार है तो किसको भैया कांवड़ लेकर कौन जा रहा है? कौन जा रहा है कांवड़? कोई इलाके को बता दो एक ब्राह्मण जो कांवड़ लेकर जाता हो जाता है क्या भाई? नहीं। 90% पिछड़े जाते हैं, दलित 50 जाते होंगे। वो बात छापी नहीं, तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बारी बारी से महीन छुरी से तुम्हारी गर्दनें नहीं काटी जा रही, नीचे से जड़ से तुम्हारी जड़ भी काटने का काम कर रहे हैं। जब से आदरणीय मोदी जी आए हैं तब से बांट करके अलग अलग लोगों को टारगेट करके एक को उसको नीचे से कलम करने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि कटाई सबकी हो रही है, पिटाई सबकी हो रही है, धुलाई सबकी हो रही है, सफाई सबकी हो रही है, लेकिन अलग अलग हो रही है। इसलिए ये पीडीए पंचायत कराई गई कि इनको सबको इकट्ठे बैठा लो, दलितों को, पिछड़ों को, अकलियत को, आदि आबादी को और अगले समाज के लोगों को बैठा लिए कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है, सरकारी नौकरियां खत्म है, पूरे देश की पूंजी अडानी अंबानी को दी जा चुकी है। और अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश पंजाब के किसान 1.5 साल तक संघर्ष न करते, 800 लोग न मारे जाते, तो जौन बिगहा डुलाया अंदाया दमन पुलवामा कठारा खेती है तुम्हारा, ये सब अडानी अंबानी की हो जाती है। अब तुम लोग अखंड पाठ कराते हो, ये सब देश में हो रहा है, लेकिन तुम्हें अखंड से फुर्सत नहीं है। और अखंड रामायण करा के कौन सी चौपाई पढ़ते हैं आप?
कौन खोज हमें कहा चेरी छान हो बेरानी कौन खोज चाल को राजा हो जाए बना रहा है मोदी हमें कहा लेने दे। तो इसलिए साथियों हम लोग आपको सजग करने आए, सतर्क करने आए। अगर आप भी न चेते तो जब से आदरणीय मोदी जी आए हैं तब से पूरा देश अलर्ट मूड में है। तुम्हें नहीं पता घोषित इमरजेंसी लगी हुई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो बोलने की आजादी है इस पे पूरी तरह ताला लगा है। बड़े बड़े नेता का शिकार करके बाकी नेताओं को सबक सिखाने का काम किया जा रहा है। जो बोलने की आजादी है उसका खामियाजा राहुल गांधी भोग चुके हैं। कर्नाटका के चुनाव में उन्होंने मोदी नाम पर टिप्पणी की, मुकदमा लिखा गया गुजरात में, वही ट्रायल हुआ और 24 घंटे के अंदर सदस्यता खत्म करके उनके घर को बेघर कर दिया गया। उन्होंने राहुल गांधी को केवल सजा नहीं दी, उन्हें हलाल करके बाकी नेताओं को बता दिया कि तुम्हारा हाल इससे खराब होगा, लिहाजा कोई टिप्पणी करने की कोशिश नहीं की। सुप्रीम कोर्ट भी कब आदेश देता है जब उनकी नौकरी चली गई, सदस्यता घर बेघर हो गए, तब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार की आलोचना करना, किसी पर टिप्पणी करना अपराध नहीं है, लेकिन सजा तो मिल गई पहले। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि हम लोग प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे, सब लोग यहाँ पढ़ते हैं, पीटी कराई जाती थी, पीटी कराई जाती थी। जो पीटी इंस्ट्रक्टर होता था वो लड़कों को खड़ा करके कहता था सावधान, कहता था कि नहीं कहता है सावधान। तो जब से मोदी जी आए हैं तब से अलर्ट मूड में है, घोषित इमरजेंसी लगी हुई। अभी अगर 400 पार की बात कर रहे थे, माननीय अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन करके 240 में उन्हें घुटने पर टेकने का काम कर दिया, तब थोड़ा विश्राम पोजीशन में है। ये समय जो चल रहा है उनका चुप है, ऐसा नहीं कि प्लानिंग में कोई कमी है, वो संविधान बदलने की पूरी तरकीब निकालने का काम कर रहे हैं। तो इस समय विश्राम की पोजीशन में है। और अगर हम सब दलित, पिछड़े, अक़लियत, आदि आबादी अगर इकट्ठा ना हुई और सनातन के चक्कर में पड़ गए तो सनातन में आदि आबादी जो महिलाओं की है इनको पढ़ने का कोई अधिकार, अगर पढ़ने का अधिकार नहीं तो आगे बढ़ने का अधिकार नहीं। तो इसलिए हम आप सब लोगों को ये सजग करने आए, सचेत करने आए हैं कि ये लड़ाई तुम्हारे गांव के नाली, खरंजा, चक्रोट, फुटपाथ की नहीं है। ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान की लड़ाई है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार देकर के भारत में किसी भी जात धर्म में पैदा व्यक्ति, स्त्री पुरुष को प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने और बनने का अधिकार दिया था। उस अधिकार को, उस संविधान को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई को अगर कोई लड़ रहा है तो पूरे देश में इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर सांप्रदायिक ताकतों को कोई चैलेंज देने का काम कर रहा है, कोई लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, तो उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव, उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ तमाम हमारे दलित समाज के लोग बैठे हैं, चूंकि ये लोग तो हमें 8 बार पार्लियामेंट में मदद करने का काम किया है। हम लोग महीने ने हमें एमपी भी बनाया, एमएलए भी बनाया, हम उनके आभारी हैं, उनकी कोई आलोचना नहीं करते। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 पार की बात करके संविधान बदलने का खुला चैलेंज कर रहे थे, उस समय कोई इंडिया गठबंधन में अगर शामिल हुआ तो वो नेता माननीय अखिलेश यादव हैं।
बहन जी तो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, तो किसके कारण से बनी है? किसी देवता की कृपा से बनी है कि कुंभ नहाने से बनी है? क्या भाई? वो संविधान के कारण बनी है। और अगर संविधान नहीं रहेगा तो बहन जी बचेगी क्या? बहन जी अपने को बचा रही थी। अगर बहन जी साथ में आ जाती तो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन के पास होती और आदरणीय नरेंद्र मोदी गुजरात भेज जाने के लिए मजबूर हो सकते थे, लेकिन वो नहीं आई हैं। ऐसा काम कर रही है सब जगह जिससे अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, ये आने वाला जो 2027 का चुनाव है और आदरणीय नीतीश कुमार जी और नायडू जी अगर इनके समझ में ठीक आ गया तो 2027 के साथ ही साथ या उससे पहले देश का भी चुनाव हो सकता है। इसलिए आपसे कहने आए हैं कि ये समय बहुत नाजुक है, ये समय बचने का समय नहीं है, ये समय डरने का समय नहीं है, ये समय किसी नए लालच में मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के फंसने का समय नहीं है। यहाँ बड़े पैमाने पर मार शक्ति बैठे, इसलिए इससे कहना चाहता हूँ, जो आप लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, जिसके कारण 14 में वोट दिया, 17 में वोट दिया, 22 में वोट दिया, 24 में वोट दिया, ये कानून कौन बनाया मालूम है? 9 से 14 में आपने हमें यहाँ से एमपी बनाया था कांग्रेस की सरकार थी, माननीय अखिलेश जी साथ में थे, माननीय अखिलेश जी साथ में थी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम पास हुआ जिसमें 2 रुपए किलो का राशन का दाम रखा गया था। ये कानून कांग्रेस लाई, माननीय अखिलेश यादव साथ में लाए। उसको 2000 आप जाते होंगे दुकान में तो लिखा है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ये केवल राशन का अधिकार नहीं मिला, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बना करके भारत की धरती पर पैदा होने वाले व्यक्ति को भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। अगर तुम इकट्ठे हो जाओ, पीडीए को लोग इकट्ठे हो जाए, तो मेरा चैलेंज है कि देश में ऐसा कानून बन सकता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हमने वोट के माध्यम से तुम्हें राजनीतिक आजादी दे दी, तुम्हें लोकतंत्र में धार्मिक आजादी दे दी, तुम्हें सामाजिक आजादी दे दी, लेकिन तीनों आजादी से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है जब तक तुम्हें आर्थिक आजादी ना मिले। और ये आर्थिक आजादी आसानी से नहीं मिलेगी अगर दलित, पिछड़े, अकिलियत आदि आबादी इकट्ठे हो जाएं। तो इस देश की पार्लियामेंट में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री अपना बना करके आर्थिक आजादी के रूप में, चाहे वोटर पेंशन हो, चाहे वोटर इंसेंटिव हो, न्यूनतम गुजारा भत्ता नाम दो, देश की आय में बराबर का हिस्सा मिल सकता है। ये लड़ाई इस बात की लड़ाई है, अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो हम हजारों साल पहले वाली गुलामी में चले जाएंगे। इसलिए आपसे कहने आए कि 5 किलो की जगह 10 किलो देने लगे, रोज 1 किलो दूध देने लगे, डालडा के पैकेट में देसी घी की मोहर लगा के देते राशन की दुकान में, तो होली में गुजिया बना के खाते हो, लेकिन इसके बदले एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत। इसलिए मोबाइल उठाओ, हमारी माताएं बहनें अपने नाते रिश्तेदार से बताएं कि ये कोई मोदी की, बीजेपी की कृपा और भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। हमारे वोट से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनता है और पैदा होने से मरने तक हर चीज में
टैक्स है, ये टैक्स पूरे देश का जब इकट्ठा होता है यही तुम्हें वापस किया जाता है। इसमें किसी के अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोग फोन उठाकर अपने रिश्तेदारों को बताइए कि 5 किलो राशन नहीं 10 किलो मिलने लगे, लेकिन इसके बदले भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की जरूरत। मेरी बात समझ में आ रही हो तो माता जरा हाथ ऊंचा करके बताएं, सारी महिलाएं बताएं कि समझ में आई बात की नहीं। ये 5 किलो राशन क्या है? ये कृपा और भीख नहीं, तुम्हारा अधिकार है। तो अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम आप लोगों से और ज्यादा बातें मैं कहकर एक ही बात कहकर जा रहा हूँ। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने ये पीडीए चलाने का काम किया है कि पीडीए के लोग जिस दिन इकट्ठा हो जाएंगे तो बहन जी के बारे में मैंने बता दिया है कि बहन जी नेता है, अच्छी है, लेकिन वो संविधान को नहीं बचा रहे, अपने को बचाते हैं। इसलिए अगर संविधान बचेगा तो बहन जी भी बचेंगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस चुनाव में न तो डरना है न बटना है, चूंकि भी योगी बाबा कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे। ये सही है। अगर दलित पिछड़े अकलियत के लोग इकट्ठे न रहे तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने तुमसे कहा है, बारी बारी से आपके अधिकार को, बारी बारी से आपके स्वाभिमान सम्मान को रौंदने का काम कर रही है, डराने का काम कर रही है। इसलिए इकट्ठे रहने की जरूरत है। गांव की लड़ाई में न पढ़ करके आने वाले समय में जब वोट का इसका नंबर आए तो समाजवादी पार्टी की साइकिल को तेज दौड़ाने का काम करोगे। भारत का संविधान भी बचेगा, आपके अधिकार भी बचेंगे। हम आपको पूरा वादा करते हैं कि आपने हमें 8 बार वोट किया है। इस बार अगर हम जीत गए होते तो हम लोग 2004 में माननीय कांसी राम साहब के उस नारे में जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत और सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति आंदोलन के तहत हम 110 सांसदों ने एक याचिका पार्लियामेंट में हमारी पड़ी है जिसमें हमने वोटर पेंशन की बात कही थी। हमने पूछा था पार्लियामेंट से इस देश में मतदाता कितने हैं, प्रति मतदाता सकल घरेलू आय से पर मंथ नेशनल इनकम क्या है। आरटीआई के तहत बताया गया था कि 67 करोड़ मतदाता हैं 2004 में और 3500 रुपया पर मंथ नेशनल इनकम है। राजीव गांधी ने उस सबके पहले कहा था भारत सरकार से 1 रुपया चलता है तो 90 पैसे बिचौलिए खा जाते हैं, 10 पैसे जमीन में आते हैं। तो हमें 110 सांसदों ने सुझाव दिया था जब 90% बिचौलिए खाते हैं तो बिचौलिए वाली स्कीम खत्म करके सीधे पूरे मतदाता का जो 18 साल से ऊपर का हो जाए उसका खाता 0% से खुलवाया जाए और जब इनकम पर मंथ 3500 है तो आधा देश के लिए विकास के लिए जाए और आधा सीधे प्रत्येक मतदाता के खाते में डालने का काम करो। पहली तारीख में प्रत्येक मतदाता जाए और एटीएम से पैसे निकाले अपने हिस्से का आर्थिक आजादी के रूप में और अपना सामान खरीदने का काम करे ताकि बाप को बेटे के सामने, बेटे को बाप के सामने, पत्नी को पति के सामने, भाई को भाई के सामने है हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। तो बुद्ध का भारत आ सकता है। ऐसा भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध से प्रभावित होकर के उन्होंने कहा था जातियां जो हैं ये राष्ट्र विरोधी हैं, इसलिए जाति खत्म करके उन्होंने सॉल्यूशन दिया था कि सबको बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए। सॉल्यूशन भी दिया था और बुद्ध ने क्या कल्पना की थी 2,500 पहले, सर्वे भवन सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कोई दुखी न रहे, स्त्री पुरुष ही नहीं, पशु पक्षी ही नहीं, पेड़ पौधे ही नहीं, चर अचर गोचर कोई दुखी न रहे। ये कल्पना 2,500 पहले बुद्ध ने की थी
बाबा साहब अम्बेडकर खुद से प्रभावित होकर के ऐसा भारत का संविधान दिया है कि इंसान को इंसान के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी अगर ये पीजीए के लोग इकट्ठे हुए। 85% जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन ऐसा कानून बनेगा। हम आपको वायदा करते हैं, हमारी याचिका तो लगी है, अगर जीत गए होते तो पार्लियामेंट में वोटर पेंशन की आवाज उठाते, तुम्हारा भाई तुम्हारा साथी आपके भी पेंशन मिलेगा। इसलिए आप सब आए हैं, हमारी माताएं खासतौर पे जो हमने बात कही है उसको समझो। राशन चाहे जितना मिले खूब खाओ, लेकिन ओखे बदले एक वोट देने का काम ना करोगे। बात समझ आई कि नहीं? तो आप सभी से पुनः निवेदन करते हुए कि आपने बढ़िया बहुत देर तक यहाँ रुक करके हम सब लोगों को सुनने का धैर्य से काम किया है। आप चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और केवल यही कहानी सुन के नहीं जाना। हाट में, बाजार में, तेरही में, परीक्षा में, फलदान में, बियाह में लोगों से बताओगे कि इस चुनाव में हमें बचना नहीं है। सब लोग इकट्ठे होकर समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम करोगे। पुनः आयोजक भाई सीपू पाल को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद बड़े भाई राष्ट्रीय सचिव राजाराम पाल जी। मैं मंचा से नेतागणों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने